जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए 30 डेज़ का टारगेट हम चला रहे हैं और ये डे 7 होने वाला है। इसके पहले भी हम लोगों ने 6 डे का टारगेट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग डे 7 करने वाले हैं, यानी कि 7वां टारगेट आप लोगों को मिलने वाला है। ऊपर में आप देखोगे कि आप लोग को टाइमिंग दिख रहा होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को देखते हैं। अब आप लोगों का धीरे धीरे इंग्लिश भी, हिंदी भी, वो सब वीडियोज़ भी आने लगेगा। तो वीडियो को आप लोगों को पूरा सपोर्ट करना है, ठीक है ना। आज से कुछ अलग अंदाज में वीडियोज़ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो एक भी दिन आप कोशिश करेंगे आप लोगों का नागा ना हो, रोज़ आप लोगों को डेली टारगेट मिल जाए। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के भी वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोगों का ज्योग्राफी है तो आप लोग ज्योग्राफी देखेंगे। यदि आपका ज्योग्राफी नहीं है तो ऊपर में टाइमिंग दिख रहा होगा। अगर आप इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप वीडियोज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए दिया गया है। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये हिस्ट्री का सवाल होगा। मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या है, आपको बतानी है। तो मध्यकालीन यूरोप की यहाँ पे सामंतवाद है, दास प्रथा है, नगरीकरण है या फिर अंधविश्वास होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामंतवाद हो जाएगा, याद रखना है। दूसरा सवाल है आपका, गोथिक शैली का विकास कहाँ पे हुआ था। चीन में हुआ है, जापान में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है या फिर फ्रांस में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में हुआ है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, शार्लमेन कहाँ का शासक था। जर्मनी का था, इटली का था, फ्रांस का था या फिर इंग्लैंड का था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, सामंतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड से बना हुआ है। राइट आंसर आपको देना है। ऑप्शन से आपके पास लैटिन है, जर्मन है, फ्रेंच है, रोमन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जर्मन। एक बच्चे ने बताया था कि इस तरह जो आप वीडियोस बना रहे हो तो हम लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। हाँ भाई, आप लोग भी खुद से पढ़ सकते हो। जो बच्चे खुद से कर सकते हैं वो खुद से कीजिए। वीडियोस के माध्यम से हम ऐसा इसलिए लाते हैं क्योंकि बार बार आप नीचे जा कर के आंसर नहीं देखोगे। हम आपको अगर 50 क्वेश्चन कराएंगे ना, ध्यान दीजिए, तो आप नहीं थकोगे, आप नहीं थकोगे, ठीक है। अगर हम 50 क्वेश्चन कराएंगे ना तो आप नहीं थकोगे। लेकिन अगर आप 30 क्वेश्चन करके देखो और बार बार आंसर का मिलान करो, आप थक जाओगे, आप थक जाओगे। तो ये सब जो प्रैक्टिस करवाया जाता है ये आपके फ़ायदे के लिए करवाया जाता है, ताकि आप एक ही वीडियोस को 5 बार भी देख लोगे ना स्पीडोमीटर लगा करके, तब भी आप थकोगे नहीं। बात समझ में आया। इसलिए आप लोग की वीडियोस आपके लिए मेहनत की जा रही है। अगले सवाल पे आइए। फ्यूड शब्द का क्या अर्थ होता है। फ्यूड शब्द का अर्थ होता है आपका ज़मीन का टुकड़ा। देखिएगा, हम गारंटी देते हैं, ये जो सीरीज है ना मेरा 30 डेज का, गारंटी देते हैं आप लोग खुद अपनी ज़बान से तारीफ़ करोगे एग्ज़ाम के समय कि भैया आपने जो हमारे लिए मेहनत किया ना वो हमारे काम आ गई। क्यों? एग्ज़ाम के समय में बाबू इतना प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर रहता है ना कि आप परेशान हो जाओगे कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। लास्ट में ये 30 डेज टारगेट आपका एकमात्र सहारा होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, इसका आंसर बता दिए ना, जमीन का टुकड़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 6 पे। कह रहा है, जर्मनी के किस जनजाति ने गौल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था। कौन सी जनजाति थी वो? तो फ्रैंक जनजाति थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कहा जा रहा है, नरमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 11वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहा जा रहा है कि पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था। तो पादरियों ने स्वयं को जो रखा है वो रखा था आपका प्रथम वर्ग में। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिजात वर्ग से संबंधित सही कथन है। तो सही कथन की आपको पहचान करनी है। ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, 4-5 सेकंड आपको देते हैं, आप लोग इसका फिर आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। यानी ये जो 3 ऑप्शन है इसको ध्यान से आप पढ़ लो, वीडियोस को रोक करके पढ़ लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनर शब्द किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो जो मैनर शब्द होता है वो जो है घर से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट कौन था। अब यहाँ पे आपको बताना है नाइट कौन था। राजा था, सैनिक था, व्यापारी था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक सैनिक था। कौन था? सैनिक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। फीफ के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। फीफ एक विशाल सेना थी, ये बात यहाँ पे गलत है। इतनी प्रैक्टिस करो ना, इतनी बार वीडियोस को देखो, इतना प्रैक्टिस करो कि देखते के साथ आपका आंसर आ जाना चाहिए,
ठीक है। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पॉप थे, वे कहाँ के रहने वाले थे? तो वो जो रहने वाले थे ना बाबू, वो रोम के रहने वाले थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, उसे क्या कहा जाता था? तो उसको जो कहा जाता था वो कहा जाता था टीथ। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आबेस हिल्डगोर्ड यानी हिल्डेगार्ड कौन था? तो आबेस हिल्डेगार्ड जो था वो एक संगीतज्ञ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कहा जा रहा है कि भिक्षुओं को ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में ना रहने का निश्चय किया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उनको जो जाना जाता था वो फ्रायर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए। बेनेडिक्टिन क्या है? अब आपको बोलना है यहाँ पे बेनेडिक्टिन जो है वो क्या था? तो मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक जो था वो बेनेडिक्टिन था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनोस से बना है जिसका अर्थ एक व्यक्ति है जो अकेला रहता है? ये हो जाएगा आपका ग्रीक। कौन सा हो जाएगा? ग्रीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ था? सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था? तो इंग्लैंड में जो कृषक का विद्रोह हुआ वो आपका हुआ था 1381 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग करेंगे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप फैला हुआ है? ऑप्शन है आपके पास 25%, 35%, 29% या फिर 27%। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 29%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तावित किया गया था? 1910 है, 1912, 1920, 1925। तो करेक्ट आंसर 1912 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लोथियन ग्रीन थे, अल्फ्रेड वेगनर थे, ऑर्थर होम्स थे या फिर जेफरे था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आपसे प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका मॉर्गन है, मैंकेजनी है, पार्कर है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम आर्टेलियस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कहा जा रहा है कि दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के आपस में जुड़े होने की संभावना सर्वप्रथम कब प्रकट की? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है 1596 में। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो वे भी आई होगा ना वो हम बता देंगे, ठीक है। कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक रूप में जुड़े हुए थे, इसे किससे जाना जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा पैंजिया। किससे जाना जाता था? पैंजिया के नाम से। पैंजिया के चारों ओर फैले महासागर किस नाम से जाने जाते थे? ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा पैंथालासा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका पैंजिया कब 2 भागों में टूटकर अलग हुआ? राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पैंजिया का विभाजन 2 बड़े महाद्वीपीय पिंडों के रूप में हुआ, इनमें से उत्तरी भूखंड किस नाम से जाने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका लार्शिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पैंजिया के 2 भागों में विखंडन के बाद दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए दक्षिणी भाग जो था गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन का लेवल देख लो, इतना टफ क्वेश्चन है ना कि जब आप खुद से पढ़ने बैठोगे ना तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे, ठीक है। लेकिन वीडियोस के माध्यम से आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। 4-5 बार अगर देख लिया ना ये वीडियो तो आपको आंसर तो याद हो जाएगा, देखते के साथ बिना रटे याद कर लोगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका इनमें से कौन महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं किस विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय सरलता से जाना जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा
कह रहा है आपसे कि हिमानी निक्षेप से निर्मित अवसादी चट्टानें क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टीलाइट। क्या कहलाता है? टीलाइट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। कहा जा रहा है कि वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सा बल को उत्तरदायी माना। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो पोलर फ्लिंग बल और ज्वारीय बल, तो दोनों को माना था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पोलर फ्लिंग या ध्रुवीय बल किससे संबंधित है आपको बतानी है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से प्रभावित होकर महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ज्वारीय बल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है संवहन धारा सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस विद्वान से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थर होम्स से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो हेस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया। राइट आंसर हो जाएगा आपका विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों के वितरण पर विचार नहीं किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे पॉलिटी यानी कि राजनीतिक विज्ञान के कुछ ऐसे सवाल जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। पहला सवाल है आज का कि जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है। संसद करेगा, न्यायपालिका करेगा, सरकारी अधिकारी करेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करता है, जो सरकार के अधिकारी होते हैं वही करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा सवाल देखिए आपका कि अमेरिका में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि श्रीलंका में संविधान संशोधन करके अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कब लागू किया गया था, आपको बताना है। 1978, 1980, 1983 या फिर 1985 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1978 में। क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखिएगा। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो उसे कितने महीने के भीतर संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा। सवाल दिखने में बड़ा है लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर 6 महीने के अंदर उसको जो है संसद का सदस्य बनना होगा। ठीक है, निर्वाचित होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। राज्य मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो होनी चाहिए वो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में कि इटली में किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो इटली में जो शासन व्यवस्था पाई जाती है वो संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूस में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें देश का प्रधान कौन होता है। तो इसमें जो देश का प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिएगा ध्यान से कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देश और सरकार का प्रधान कौन होगा। तो यहाँ पर देश और सरकार का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किन किन देशों में पाई जाती है आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूस में भी, फ्रांस में भी, श्रीलंका में भी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। भारत में देश का औपचारिक प्रधान कौन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका राज्यपाल को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होगा। तो देखिए इसका जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा किसने प्रधानमंत्री के पद को सरकार की केंद्रीय धुरी संज्ञा दी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि संविधान निर्माता किस प्रकार की कार्यपालिका चाहते थे? तो संविधान निर्माता जो थे वो किस प्रकार के कार्यपालिका को चाहते थे? तो शक्तिशाली कार्यपालिका वो लोग चाहते थे। अगले सवाल पे आते हैं कि लोकसभा में किसी भी दल के पास बहुमत ना होने की स्थिति में विभिन्न राजनीतिक दल क्या करते हैं? तो ये लोग क्या करते हैं? वे एक गठबंधन बनाते हैं जिसके पास सदन में बहुमत होता है। बात समझ में आई? अगर मान लीजिए कि सरकार बनाने के लिए 50 सीट चाहिए, अब इसके पास 30 ही सीट है, तो वो क्या करेगा? दूसरी पार्टी से 20 अटैच हो जाएगा, दोनों मिलकर जो है इसको पूरा कर देगा, फिर वो सरकार बना लेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं गठबंधन। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो देते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा वो देखना है आपको। आइए ऑप्शंस दिखाते हैं। तो वे त्याग पत्र दे देंगे, फिर उसका कोई रोल नहीं है, फिर उसको त्याग पत्र देना होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कार्यपालिका का क्या अर्थ है? तो कार्यपालिका का जो अर्थ होता है वो आपको बतानी है। कार्यपालिका का अर्थ हो जाएगा आपका कानूनों को लागू करना। राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी होती है? कार्यकारी होती है, विधायकी होती है, कानूनी होती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे सवाल जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला सवाल है कि आंकड़ों को प्रस्तुत करने का जो तरीके हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, आपको बतानी है। आरेखीय प्रस्तुतिकरण हो सकता है, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण हो सकता है, पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण हो सकता है, फिर उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है आपका कि प्रस्तुतिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बतानी है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंकड़ों को प्रस्तुत करने योग्य बनाना, आंकड़ों को सरल बनाना, आंकड़ों को समझने योग्य बना देना। तो उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि आंकड़ों का परिमाण बहुत अधिक ना हो तो प्रस्तुतिकरण की डैश विधि अधिक उपयोगी होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पाठ विषयक। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सही जवाब हो जाएगा कि खास बिंदुओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने को योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहा जा रहा है कि आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में प्रस्तुत करने की विधि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सारणीयन। क्या कहा जाता है? सारणीयन कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि यदि किसी सारणी में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो तो वह सारणी क्या कहलाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो 3 गुना 3 सारणी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका निम्न में से कौन सारणीयन में प्रयुक्त वर्गीकरण का प्रकार है? तो कौन यहाँ पे सारणीयन का वर्गीकरण का प्रकार है? तो गुणात्मक, मात्रात्मक, कालिक और स्थानिक। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा गुणात्मक वर्गीकरण की विशेषता है? तो गुणात्मक वर्गीकरण की जो विशेषता हो जाएगी वो सामाजिक स्थिति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अगले सवाल पे कहा जा रहा है आपसे निम्नांकित में से कौन मात्रात्मक वर्गीकरण की विशेषता है? तो मात्रात्मक वर्गीकरण की जो विशेषता होगी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आयु, उत्पादन, ऊंचाई। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10 पे। कहा जाएगा कि आंकड़ों को जब समय जैसे घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों इत्यादि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं कालिक वर्गीकरण, यानी कि समय के साथ वर्गीकरण। नेक्स्ट आते हैं कि स्थान के आधार पर वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण कहते हैं उसको हम लोग स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। देखिए नाम मिलता जुलता है। एक सारणी के प्रमुख अंग निम्न में से कौन है? तो एक सारणी के जो प्रमुख अंग होंगे वो हो जाएगा आपका सारणी संख्या, शीर्षक, स्रोत। तो उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहली बात है कि जब कभी भी आपको लिखा है ना उपयुक्त में से सभी, तो मार दो आंसर, सही हो जाएगा। ठीक है, किसी सारणी का अंतिम अंग क्या होता है? तो किसी भी सारणी का जो अंतिम अंग होता है वो टिप्पणी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि किसी सारणी के पंक्ति शीर्ष को क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाएगा ये कहा जाएगा आपका अवशीर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके अगले सवाल कि आंकड़ों की आरेखीय प्रस्तुतिकरण की प्रमुख विशेषता या गुण क्या हो सकता है? तो ये जो कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सब हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो जाएगा। सबको ध्यान से पढ़ लीजिए, वीडियो रोक कर पढ़िए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि आंकड़ों की अमूर्तता को कम करने और उसे अधिक मूर्त एवं आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होती है? सभी हो जाएगा। ठीक है, पाठ विशेषक प्रस्तुतिकरण, सारणी द्वारा प्रस्तुतिकरण, आरेखीय प्रस्तुतिकरण। तो सभी होगा।
क्वेश्चन नंबर आता है 17 पे, कहा जा रहा है कि आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतिकरण की मुख्य प्रकार निम्न में से कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ज्यामितीय आरेख, बारंबारता आरेख, अंकगणितीय आरेख, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि दंड आरेख क्या है। अब ये जो दंड आरेख है यहाँ पे ये समझनी होगी कि दंड आरेख जो होता है एक विमीय आरेख होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि दंड आरेख तथा वृत्त आरेख डैश आरेख की श्रेणी में आते हैं। कौन से आरेख की श्रेणी में आते हैं ये आपको बतानी है। तो ये ज्यामितीय आरेख की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन आंकड़े प्रस्तुतिकरण की ज्यामितीय आरेख का भाग है। तो यहाँ पे जो ज्यामितीय आरेख का भाग है वो दंड आरेख, जो इस तरह से दंड आरेख बनता है ना, तो आप लोग देखो कि मैथमेटिकल टाइप का लगता है, तो इसलिए हम लोग उसको ज्यामितीय आरेख बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों का आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अभी तक कितने डे को कंप्लीट किया है, ठीक है। अगर किसी का डे 5 डन हुआ है तो आप डे 5 डन लिख दीजिए, ठीक है। किसी का डे 7 डन हो गया है तो आप डे 7 डन लिख दीजिए। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं।